Hey everyone, this is Abhinav Rai, and today we are going to start transmission line components. और जो ये चैप्टर है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए। इसमें हम 4 लेक्चर कवर करेंगे। जो पहला लेक्चर है उसमें हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के। उसके बाद हमें डिस्कशन करना है कोरोना इफेक्ट के बारे में। कोरोना इफेक्ट क्या होता है, और कोरोना इफेक्ट के भी पहले एक स्पेशल मेरा कंपोनेंट है, वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है। और उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग सैग एंड स्पैन। तो टोटल ये जो चैप्टर है वो टोटल 4 लेक्चर्स में कवर होगा। तो आप उन चारों लेक्चर्स को अच्छे से देखें और अपने नोट्स बनाएं, और जो भी उसमें क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं करने के लिए उसको खुद से बैठ के सॉल्व करें। ओके, तो ये जो पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड सिस्टम, कि क्या क्या जरूरी कंपोनेंट है ओवरहेड सिस्टम को बनाने के लिए। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है लाइन का सपोर्ट, मतलब जो टावर और पोल्स जो हम लोग लगाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेरा कंडक्टर, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है या करंट मूव करती है। और इंसुलेटर वो डिवाइस जिससे कंडक्टर को बाइंड करके रखा जाता है पोल के साथ, है ना, कि पोल में इलेक्ट्रिसिटी ना पहुंच जाए। ओके, तो बेसिकली हम जानते हैं कि क्या होता है इंसुलेटर, कंडक्टर एंड मेरा जो लाइन का सपोर्ट है। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिकल में हमको थोड़ा डीपली पढ़ना है कि लाइन सपोर्ट है तो लाइन सपोर्ट कैसा होता है, कितने तरह के टाइप्स हैं उसके, है ना। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन सपोर्ट के बारे में, है ना। तो लाइन सपोर्ट जो है, लाइन सपोर्ट सबसे पहली बात, कोई भी चीज डिजाइन की जाती है तो उस डिजाइन के पहले ये डिसाइड किया जाता है कि भैया इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना, कि वो हर सिचुएशन में विदस्टैंड कर सके। अंडरस्टूड, हर सिचुएशन में विदस्टैंड कर सके, है ना। तो पहली जो प्रॉपर्टी है लाइन सपोर्ट के अंदर होनी चाहिए वो है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, कि कंडक्टर के वेट को वो क्या कर सके, उठा सके, है ना। लाइट इन वेट मतलब हल्का होना चाहिए। ओके, सेकंड, चीप इन कॉस्ट, सस्ता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी जो कॉस्ट होगा वो टोटल कॉस्ट में ऐड होगा। जैसा कि हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा कि क्या क्या कॉस्ट ऐड होते हैं, कैसे इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर हम निकालते हैं, है ना। लॉन्गर लाइफ, ये नहीं कि 1-2 साल में लगाया और खराब हो गया, है ना, तो फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर से कॉस्ट ऐड होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइफ उसकी क्या होनी चाहिए, लॉन्गर होनी चाहिए। इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंडक्टर फॉर मेंटेनेंस, है ना। अब ऐसा हो मेरा पोल जिससे हम कंडक्टर का मेंटेनेंस क्या कर सके, इजिली कर सके, ठीक। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी अगर एक पोल या टावर के अंदर होगी तब उसे सेटिस्फाई या वेरीफाई किया जाएगा पोल के लिए। अंडरस्टूड। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो जनरली बहुत पहले से भी कुछ पोल्स चले आ रहे हैं, जस्ट लाइक वुडन पोल, मतलब क्या, लकड़ी का पोल, है ना। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा अगर इंडिया में है तो अगर टाइप्स की बात करें तो वुडन पोल है, स्टील पोल है, आरसीसी पोल है, स्टील टावर्स हैं, है ना। इतने सारे टाइप्स हैं मेरे किसके, लाइन सपोर्ट के। तो पहला जो डिस्कशन करते हैं वुडन पोल के बारे में, ठीक। तो वुडन पोल भैया कॉमन सी बात है, किसका बना होगा, वुड का बना होगा। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमेशा हमको याद रखने हैं। ये सैल और चीर, ये 2 तरह की लकड़ियों से मिलकर बनता है, या तो सैल का या तो चीर का बना होगा, ठीक। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 50 मीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीप है, इजिली अवेलेबल होता है, पेड़ से, नॉर्मली पेड़ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसके टाइप्स हैं, यहाँ पे 2 तरह के टाइप्स दिखाए गए हैं, एक है ए टाइप और एक है एच टाइप, है ना। जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ए टाइप है और एच टाइप है। यहाँ पे देखिए इंसुलेटर्स लगाए गए हैं, और इसको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस आर्म्स। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, ये जो चीजें हैं ये क्या है, क्रॉस आर्म्स है। ये इसका क्या है, क्रॉस आर्म है, और इस पे क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक। तो क्रॉस आर्म मतलब क्या, ये मेरा टावर, और टावर पे जो आर्म्स लगाए जाते हैं उसी को बोलते हैं क्या, क्रॉस आर्म। अंडरस्टूड। तो इतनी सारी चीजें उसमें वेरीफाई होनी चाहिए।
तो प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, कोई भी नया पोल बनाया जाता है या कोई भी नई चीज बनाई जाती है तो ऑब्वियसली जो पहली वाली चीज होती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक, तो अब इसमें ऑब्जेक्शन क्या आया, देखिए इसकी लाइफ बहुत कम होती है, 20 से 25 साल में ये खराब हो जाता है। ठीक है, लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बहुत ही कम मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा कंडक्टर का लोड डालिएगा तो टूट जाएगा। ठीक, 200 केवी से ज्यादा इसको यूज नहीं किया जा सकता, 200 किलो वोल्ट से ज्यादा अगर वोल्टेज होगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और हर वक्त इसका मतलब इसका इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है हर वक्त, कि मान लीजिए कहीं से टूट गया हो अचानक से, ठीक, तो वो लॉस क्रिएट कर सकता है, आपके कंडक्टर को भी तोड़ देगा। ठीक, मान लीजिए कहीं से टूट गया है तो हमेशा इंस्पेक्शन करते रहना पड़ेगा, बार बार जाके देखना पड़ेगा कि पोल कैसा है, ठीक है कि नहीं, हर एक महीने में। ठीक, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं स्टील पोल की। तो स्टील पोल जो है इसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है वुडन पोल के मुकाबले, और कंक्रीट पोल भी आगे हम डिस्कशन करेंगे जिसको हम आरसीसी पोल भी बोलते हैं। ठीक है, कंक्रीट पोल और वुडन पोल के मुकाबले इसकी थोड़ी कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इसमें प्रॉपर मेंटेनेंस अगर इसका करता रहा, मतलब जो प्रॉपर मेंटेनेंस इन द सेंस इसको पेंट करते रहें और टाइम टू टाइम सफाई करते रहें तो इसका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा, है ना। इसको जनरली 400 से 230 वोल्ट तक यूज किया जाता है, 400 230 वोल्ट मीडियम में भी यूज करते हैं, और अगर 11 केवी की एचटी लाइन है, हाई टेंशन लाइन है, तो वहां भी यूज करते हैं। ठीक है, 33 केवी में भी यूज करते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, तो ये स्टील पोल जो है वो जनरली 3 तरह का होता है, एक होता है रेल पोल, एक होता है ट्यूबुलर पोल, और एक होता है रोल्ड स्टील जॉइंट्स। रेल पोल मतलब जो आपकी रेल की पटरी है उसी का सेक्शन काट काट के लगा दिया जाता है। अब बाहर में अगर अपने घर के बाहर देखोगे तो आपको दिखेगा रेल पोल जनरली अभी लगा होता है, और ये जो आपका ट्यूबुलर पोल है ये जनरली आपको वहां पे दिख जाएगा जस्ट लाइक दैट, की लाइटिंग के लिए जहां पे हम लाइटिंग लगाते हैं वहां पे दिख जाएगा ट्यूबुलर पोल। ओके, तो स्टील पोल का जनरली ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब आरसीसी पोल की बात करते हैं। आरसीसी मतलब क्या, रेनफोर्स कंक्रीट पोल। रेनफोर्स कंक्रीट पोल मतलब कंक्रीट का बना होगा, सीमेंटेड होगा। ओके, तो सीमेंटेड पोल को कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसकी देखिए इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, लॉन्गर स्पैन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये स्टील के मुकाबले थोड़ा लॉन्गर स्पैन, मतलब स्पैन आपको पहले भी बताया स्पैन क्या था, यहां पे देखा स्पैन क्या है, 2 पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं, और हॉरिजेंटली जो मेरा वायर है वो कितना डीप है, ठीक है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, सैग, और वायर के नीचे जितनी डिस्टेंस बची उसको बोलते हैं क्या, ग्राउंड क्लियरेंस। ओके, तो अगर ज्यादा स्पैन मतलब 2 टावर की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हम कंक्रीट पोल यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ होल्स बने हुए हैं, वो होल्स यूज किए जाते हैं उस पर चढ़ने के लिए। ठीक है, अगर कोई चढ़ के उसको ठीक करना चाहता है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 क्रॉस आर्म्स का है जिसमें 1 साइडेड है, और ये 3 क्रॉस आर्म का है जिसमें डबल साइडेड है। ओके, अब डिस्कशन करते हैं स्टील टावर्स की। तो स्टील टावर कहाँ यूज होता है, टावर यूज होता है भाई ट्रांसमिशन के लिए। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रांसमिशन करनी है तो हम स्टील टावर यूज करते हैं। स्टील टावर में जो इसकी मैकेनिकल कैपेसिटी होती है या मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है, लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये मेरा स्टील पोल है, ये सिंगल सर्किट के लिए है पहला वाला, और दूसरा क्या है, डबल सर्किट के लिए। ठीक, तो इसका कुछ ड्राइंग है, आप उसको अपने कॉपी पे बना लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक, अब डिस्कशन करते हैं कंडक्टर मटेरियल। कौन कौन से कंडक्टर मटेरियल जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंडक्टर बनाने के लिए यूज होते हैं, और जो कंडक्टर मटेरियल यूज होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि हम अभी टावर्स के बारे में पढ़े, या टावर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो उसी तरह कंडक्टर को बनाने के लिए कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी जो है कंडक्टर में वो होनी चाहिए वही हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो मैकेनिकल स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आए तो वो टूटे ना, अंडरस्टूड, टूट ना जाए। थर्ड पॉइंट की लो कॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज करना है तो बहुत ज्यादा कंडक्टर लगेगा, 200-400 किलोमीटर का कंडक्टर। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी कॉस्ट अगर कम रहेगी तो हम इजिली उसको खरीद सकते हैं, अंडरस्टूड। तो और जो टोटल कॉस्ट होगा कंडक्टर का वो भी कम हो जाएगा। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी सो दैट वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल।
वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं या कितने तरह के कंडक्टर हैं हमारे पास? तो पहला बात है कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, स्टील कोड एल्यूमिनियम है, ग्लेवेनाइज्ड स्टील है, कैडमियम कॉपर है। इतने सारे जो कंडक्टर हैं वो हम यूज करते हैं, या इतने सारे कंडक्टर मटेरियल जो हैं वो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कॉपर की, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, किसको कहाँ पे यूज करना है ना। तो जैसे कॉपर है तो कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए वो सारी इसके अंदर होती हैं। ठीक, हाई करंट डेंसिटी होती है। ठीक, जनरली हार्ड ड्रॉन कॉपर यूज किया जाता है एज अ स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड मतलब क्या, बहुत सारे कंडक्टर्स को लेकर के, जैसे मैंने 3-4 कंडक्टर लिए और तीनों चारों को लेकर के बाइंड कर दिया। ठीक, तीनों चारों को लेकर के जैसे रस्सी बनाते हैं वैसे बना दी। ठीक, तो उसको बोलेंगे क्या, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो हार्ड ड्रॉइंग कॉपर डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली एंड इंक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हार्ड ड्रॉइंग कॉपर जनरली इसकी क्या करता है, कंडक्टिविटी को घटा देता है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो कंडक्टिविटी थोड़ी घट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए कि कंडक्टर टूटे ना। ठीक, कॉपर हैज हाई करंट डेंसिटी, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉपर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज क्वाइट लार्ज, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये अच्छे से विंड लोड को सह पाता है। विंड लोड मतलब हवा चलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर कंडक्टर हम लगाते हैं तो कंडक्टर लगाने में कंडक्टर को कौन कौन से मैकेनिकल स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं। जनरली अगर एक कंडक्टर है एक पोल के बीच में तो उसको बहुत सारे स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं। एक तो विंड का प्रेशर, एक सेकेंड गाइस। ठीक, तो एक तो विंड का प्रेशर है। विंड के प्रेशर के बाद अगर बात करें हम, विंड का प्रेशर लगेगा डायरेक्टली, और उसके बाद अगर इस पे कुछ कचरा जम गया, इन द सेंस कि क्या क्या बोल सकते हैं, लाइक आपका आइस फॉल हो रहा है। ठीक, ऐसी जगह ये कंडक्टर्स लगे हुए हैं जहाँ पे आइस की फॉलिंग हो रही है। ठीक, तो आइस भी उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगी, है ना, जो कि उसको नीचे की तरफ वेट देगी, उसका वेट नीचे की तरफ बढ़ा देगी। उसके बाद अगर विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो उसको साइड बाय साइड वेट बढ़ाएगी या हॉरिजेंटली बढ़ाएगी, है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे नोट डाउन हमको करनी होंगी। ठीक, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं कॉपर में। अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो जनरली हम सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से क्या होता है, चीप होता है। ठीक, कंडक्टिविटी, लेकिन कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर। और लेकिन पॉइंट ये है कि वो बहुत चीप होता है कॉपर के मुकाबले। ठीक, तो जो इसकी स्मॉलर कंडक्टिविटी है, तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के लिए सफिशिएंट नहीं होता। तो एक्सेक्शन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर मस्ट बी लार्ज, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। अब क्या है कि जो भी करंट फ्लो करेगी वो फ्लो करती है हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे। आगे हम चल के स्किन इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर होगा कि क्यों जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही फ्लो करती है, पूरे वॉल्यूम में फ्लो नहीं करती। ठीक है, अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो ओनली अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक, तो अब सरफेस जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर पाएगी, है ना। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कॉपर क्या है, महंगा है ना। तो हम अब उतना महंगा कंडक्टर यूज कर नहीं सकते, तो उसका कुछ ना कुछ दूसरा उपाय ढूंढना होगा। तो दूसरा उपाय ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम है, लेकिन अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दी जाए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दी जाए तो ये उतनी करंट को कैरी कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी बढ़ा दी जाती है। ठीक, इसको भी स्ट्रैंडेड कंडक्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है कितनी, 2.71 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या जो कि कॉपर से क्या है, बहुत कम है। कॉपर की होती है 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये सारी बातें हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, ये सारे डेटा वहां दिखा सकते हो। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर, लेकिन तो अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या से देखा जाए तो इसकी जो कंडक्टर है वो बहुत लाइट होता है। ठीक, तो लाइट होगा तो उससे क्या फायदा होगा भाई, पोल्स अगर कम मैकेनिकल स्ट्रेंथ के भी हैं तो काम चल सकता है। ठीक, अंडरस्टूड।
ड्यू टू लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, द सैग इज ग्रेटर इन एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब सैग जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा आ जाता है। सैग क्या था भाई, ये डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सैग। और ये दोनों टावर की जो बीच की डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, स्पैन। अंडरस्टूड। तो ये सारी बातें हैं एल्यूमिनियम के लिए। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टील कोड एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टील कोड एल्यूमिनियम को डिफाइन करें। ठीक, तो दो चीजें, दो नाम है इसमें, एक है स्टील है और दूसरा नाम क्या है, एल्यूमिनियम। मतलब स्टील भी यूज किया गया है और एल्यूमिनियम भी यूज किया गया। तो ये वाला डायग्राम अगर आप देखते हो तो ये वाला डायग्राम देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक स्टील का वायर है और उसके ऊपर बहुत सारे एल्यूमिनियम के वायर्स लगाए गए हैं। ठीक भाई, स्टील क्यों, ठीक, स्टील लगाने का कारण ये है कि हम उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, एल्यूमिनियम कंडक्टर ऊपर से लगा के स्ट्रैंड कर दिए गए हैं, मतलब बांध दिए गए रस्सी की तरह। बीच में एक स्टील लगाया गया, स्टील के ऊपर बहुत सारे एल्यूमिनियम कंडक्टर लगाए गए और उसको स्ट्रैंडेड कर दिया गया। ठीक, तो ये कंडक्टर जो होता है इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड या ACSR। अंडरस्टूड। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है। तो अभी आपको जो भी कंडक्टर दिखेंगे आपके सराउंडिंग में, वो सारे क्या है, मैक्सिमम क्या है, ACSR है। अंडरस्टूड। तो ACSR का सीन क्या है कि इसमें द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टू मेटल आर जनरली इन द रेशियो ऑफ 1:6। ठीक, स्टील अगर एक लोगे, एक वायर अगर स्टील का लोगे तो आपको 6 वायर किसके लेने होंगे, एल्यूमिनियम के लेने होंगे। या तो एक वायर स्टील का लो या तो 4 वायर एल्यूमिनियम का लो। बहुत सारे आते हैं, 1:6 आता है, 1:4 आता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कैसी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको चाहिए जनरली। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, ऑल कंडक्टर यूज फॉर ओवरहेड लाइन आर प्रेफरली स्ट्रैंडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। अंडरस्टूड। इन स्ट्रैंडेड कंडक्टर देयर इज जनरली अ सेंट्रल वायर अराउंड दिस। तो इसमें लेयर आती है, लेयर से तो एक लगाया मैंने स्टील का, उसके ऊपर एक लेयर, 2 लेयर। तो ये क्या बना रहा है, ये एक तरह का लेयर बना रहा है। ठीक, और ये बन गया आपका, जैसे एक लेयर ये बना, एक लेयर ये बना। ठीक, फिर और बार लगाएंगे, है ना, मान लीजिए उसके बाद और बार लगा दे रहे हैं हम। ठीक, तो ये वायर एक और लेयर बना देगा। ठीक, तो जनरली 6, 12, 18, 24 लेयर्स के या वायर्स के लेयर बनाए जाते हैं। 6, 12, 18 और 24 कैसे निकाला जाता है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ लेयर्स। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यहाँ पे 2 लेयर का हमको क्या बनाना है, ACSR बनाना है। तो कितने कंडक्टर चाहिए हमको, तो फॉर्मूला है 3n n+1 +1। 1 मतलब क्या, एक तो कंफर्म है भैया कि एक लगाना है हमको, क्या, स्टील। तो एक वायर तो कंफर्म है। तो अगर 2 लेयर का बनाना है तो 3n, n की जगह 2 और यहाँ पे n की जगह 2, 2 + 1 3 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 +1 13। कितने बार्स लगेंगे भैया, 13 बार्स लगेंगे। उसी तरह 3 के लिए निकाल सकते हो, 3 3 जा 9, 3 + 1 4 और 9 4 जा 36, 37 + 1 36 + 1 7, 37। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, ये इसके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है कि कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं ग्लैवनाइज्ड स्टील। ग्लैवनाइज्ड स्टील क्या है भैया, ये बहुत ही, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जनरली ये किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो आपका कंडक्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, तो लॉन्ग स्पैन के लिए भी यूज करते हैं जनरली इसको, है ना। तो और सारी चीजें आपको लिखी हुई है, बहुत चीप होगा। तो रूरल एरियाज में इसको यूज करते हैं। ठीक, कैडमियम कॉपर। ठीक, कॉपर था, अब ये क्या, कैडमियम कॉपर। तो ये कॉपर का क्या है, एलॉय है जिसमें कैडमियम मिक्स किया जाता है। कैडमियम मिक्स करने का फायदा क्या है, कैडमियम अगर मिक्स करते हैं कॉपर में तो ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 50% बढ़ा देता है। अगर 1 से 2% कैडमियम हम कॉपर में मिक्स कर दें तो ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को 50%
बढ़ा देता है, और लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ती है लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, और बहुत ही कम मात्रा में डिक्रीज होती है। 15% कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज होती है। तो 1 से 2% कैडमियम मिलाने पे क्या होगा, 50% इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा और इसकी कंडक्टिविटी 15% डिक्रीज हो जाएगी। तो लॉन्गर स्पैन के लिए मेरा कैडमियम कॉपर जो कंडक्टर है वो बहुत अच्छा है। तो आप इसको नोट डाउन करिए कि हर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेरा क्या, इंसुलेटर। क्या, इंसुलेटर। तो कौन सा इंसुलेटर, कितने तरह के इंसुलेटर, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। भैया सबसे पहली बात तो इंसुलेटर है क्या, तो कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए, जो कि पोल और टावर में कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो भी डिवाइस या जो भी मटेरियल यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक, हर इंसुलेटर की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब इंसुलेटर के अंदर एक ये क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक, तो अगर सबसे पहली बात तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ना, कि वो कंडक्टर के लोड को, विंड के लोड को सह सके। ठीक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब ये नहीं कि इंसुलेटर में भी करंट फ्लो करने लगा, इंसुलेटर में फ्लो करेगा तो इंसुलेटर में फ्लो करने के चलते टावर में भी फ्लो कर जाएगा। ठीक, तो अगर मान लो कोई नीचे खड़ा है टावर के नीचे तो वो गया काम से, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए जो कि लीकेज ऑफ करंट को क्या करे, अवॉइड करे। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शुड बी हाई। इंसुलेटर मटेरियल बी नॉन पोरस, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्रैक कर जाएंगे। ठीक, हाई रेशियो ऑफ पंक्चर स्ट्रेंथ एंड फ्लैश ओवर। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे कि पंक्चर स्ट्रेंथ क्या होती है या फ्लैश ओवर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो भैया किसका बना होता है, बना होता है ये जनरली पोर्सिलेन का। किसका, पोर्सिलेन का। पोर्सिलेन को और भी बोलते हैं क्या, चाइना क्ले भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन ग्लास भी यूज होता है जनरली। इंडिया में आपको जनरली आपको पोर्सिलेन ही दिखेगा। ठीक, और ग्लास भी यूज होता है, सेटेटाइट भी यूज होता है। किस किस चीजों का मिल जाएगा आपको, पोर्सिलेन का, ग्लास का, सेटेटाइट का। ठीक, और स्पेशल कंपोजिशन अगर देखा जाए कि पोर्सिलेन हम बनाते कैसे हैं, तो पोर्सिलेन बनाने के लिए 3 तरह के मटेरियल चाहिए होते हैं। पहला होता है काओलिन, फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज। ये तीनों को मिला के बनाया जाता है क्या, पोर्सिलेन। ठीक, तो पोर्सिलेन की जो मैकेनिकल बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है, मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक, और ये करंट का लीकेज भी नहीं होने देता, और टेम्परेचर को भी ये सह सकता है, डिफरेंट टेम्परेचर्स को भी ये सह सकता है। तो पोर्सिलेन जनरली बेस्ट है। अंडर अगर देखा जाए तो इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो आपको पोर्सिलेन का ही इंसुलेटर ऐसा दिखेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, अगर डिफरेंट टाइप्स की बात करें हम इंसुलेटर की, तो डिफरेंट टाइप्स जो है वो है पिन टाइप। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि कैसा होता है पिन टाइप देखने में, आगे हम डिस्कशन करेंगे डीप में। पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप और शैकल टाइप। अंडरस्टूड। तो ये सैकल और स्पूल भी बोलते हैं उसको। ये हमारे क्या कितने हैं भाई, 4 तरह के टाइप्स हैं, 4 या 5 जो भी 4 तरह के टाइप्स हैं जो कि हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिन टाइप की बात करें तो पिन टाइप इंसुलेटर क्या है भैया, इसका नाम क्या है, पिन टाइप। देखिए कहाँ पे लगा है, एक तो इसमें पिन लगी हुई है, यहाँ पे देख रहे हो क्रॉस आर्म में लगा हुआ है एक। ठीक, क्रॉस आर्म में एक पिन लगी हुई है, पिन के ऊपर इंसुलेटर को टाइट कर दिया गया है। अब इंसुलेटर के ऊपर एक ग्रूव है, क्या है, ग्रूव है, जिस ग्रूव पे मेरा कंडक्टर जाके बैठ जाएगा। इस ग्रुप पे मेरा कंडक्टर जाके बैठ जाएगा और इस कंडक्टर को हम यहाँ पे बाइंड कर देंगे। ठीक, बांध देंगे, यहाँ पे कंडक्टर जाके इस ग्रुप में बैठ गया और ये आगे निकल गया। तो वो पोल से क्या हो गया, अटैच हो गया जनरली, लेकिन इंसुलेटर के थ्रू अटैच हुआ। ये नहीं कि पोल में अटैच कर देना है, पोल में अटैच करेंगे तो भैया पोल में करंट आएगी। ठीक, तो देखिए, तो पिन टाइप इंसुलेटर जनरली 33 केवी के लिए यूज होता है। कैसे यूज करते हैं ये तो हमने देख लिया। ठीक, 33 केवी के लिए यूज होता है। अब जो ये इंसुलेटर, इसमें इंसुलेटर का फेल्योर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लो किसको क्या बोलते हैं। तो ये जो इसका जो शेप है इसको बोलते हैं पेटीकोट्स, है ना। ये जो ऐसा शेप है इसका, इसको बोलते हैं क्या, पेटीकोट्स। ठीक, पेटीकोट्स बोलते हैं। अंदर में सीमेंटेड होता है और बाहर में ग्लेवनाइज्ड स्टील का पिन होता है। ठीक, यहाँ पे देखो इस ग्रुप में जाके कंडक्टर बैठ गया और उस कंडक्टर को क्या कर दिया गया, बाइंड कर दिया गया। ठीक,
तो ये सारी बातें हैं। आगे हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इसके बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं फ्लैश ओवर और पंक्चर। ठीक, टायर पंक्चर हुआ आपका, है ना। तो टायर पंक्चर कैसे होता है भैया, ये जानना ज़रूरी है इंसुलेटर जानने के पहले, बिकॉज बहुत बार ये टर्म आपको मिलेगा कि पंक्चर हो गया, फ्लैश ओवर हो गया। क्या है फ्लैश ओवर और पंक्चर? ठीक, तो बहुत बार आपका टायर पंक्चर हुआ, टायर पंक्चर होता है तो क्या होता है, टायर ब्लास्ट कर गया, कहानी खत्म, आप और साइकिल नहीं चला पाओगे या मोटरसाइकिल नहीं चला पाओगे, है ना। तो उसी तरह मेरा इंसुलेटर भी पंक्चर होता है। पंक्चर होने में क्या होगा कि अब देखो, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है ना। अब अगर ये पंक्चर हो गया, इंसुलेटर मेरा पंक्चर हो गया, तो इसमें भी करंट फ्लो करने लगेगी, और ये करंट फ्लो करके कहाँ पे पहुंच जाएगी, क्रॉस आर्म में, क्रॉस आर्म से कहाँ पहुंच जाएगी, पोल में, है ना। तो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक, तो पंक्चर कैसे होता है? अब देखो, अगर फ्लैश ओवर एन आर्क ऑकर्स बिटवीन द लाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड द डिस्चार्ज जम्प्स अक्रॉस द एयर गैप फ्लोइंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लैश ओवर। मतलब उसका काम ही नहीं रह गया, अब वो फ्लैश ओवर हो गया। ठीक, तो वो परमानेंटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। पंक्चर होगा, पंक्चर होने का कारण बहुत सारा चीज़ हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज पहुंच गया वहाँ पे जिसको वो झेल नहीं पाया, तो वो टूट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हीटेड हो गया। ठीक, तो अगर डायग्राम में देखा जाए तो ये अलग अलग जो इसके पेटीकोट्स हैं उनकी अलग अलग साइज है, ABC। ठीक, इन द डायग्राम द आर्किंग डिस्टेंस, मतलब आर्किंग जो होगी, मतलब जो चिंगारी निकलेगी या यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगी एयर में, वो उसकी डिस्टेंस टोटल कितनी है, A + B + C for the insulator. In case of flashover, the insulator will continue to act as a proper capacity unless the extreme heat produced by the arc. अब देखो, अब यहाँ पे क्या आ गया कि मॉइस्चर आ गया। ठीक, क्रॉस आर्म किसका बना है, मेटल का बना है मान लो। ठीक, और मेरा कंडक्टर भी किसका है, मेटल का है। ठीक, अब अगर इस बीच में मेरी करंट फ्लो करने लगी, है ना, इस बीच में अगर मेरी करंट फ्लो करने लगी, एयर में करंट फ्लो करने लगी या मॉइस्चर के चलते, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो इंसुलेटर को तोड़ देगा। ठीक, उसी को क्या बोलेंगे, पंक्चर हो जाना, फ्लैश ओवर हो जाना। ठीक, तो इन केस ऑफ पंक्चर द डिस्चार्ज ऑकर्स फ्रॉम द कंडक्टर टू पिन, जो पिन लगा हुआ है वहां तक वो जाता है। अब pin through the body of the insulator. When such breakdown is involved, the insulator is permanently destroyed due to excessive heat. अब देखो, जो सेफ्टी फैक्टर होता है, एक टर्म है यहाँ पे, सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर, तो वो होता है पंक्चर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। पंक्चर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो आप जब इंसुलेटर खरीदोगे कहीं किसी मार्केट में, तो ये सारी डेटा आपको मिलेंगे कि पंक्चर स्ट्रेंथ इसकी इतनी है, फ्लैश ओवर वोल्टेज इतना है। ठीक, पंक्चर स्ट्रेंथ मतलब इतने ज़्यादा वोल्टेज अगर आप दोगे, अगर मान लो 30 kV इसका पंक्चर स्ट्रेंथ है, तो 30 kV के बाद अगर आप 31 kV दोगे तो ये टूट सकता है ना। इट इज़ डिजायरेबल दैट द वैल्यू ऑफ सेफ्टी फैक्टर इज हाई। तो सेफ्टी फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, सो दैट फ्लैश ओवर टेक्स प्लेस बिफोर द इंसुलेटर गेट्स पंक्चर्ड। तो फॉर द पिन इंसुलेटर द वैल्यू ऑफ सेफ्टी फैक्टर इज अबाउट 10। पिन इंसुलेटर के लिए सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए, 10। क्लियर है। अब बात करते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की। तो अगर हम पिन टाइप इंसुलेटर की बात करें, तो पिन टाइप इंसुलेटर जो होता है वो बहुत ही कम केवी के लिए यूज किया जाता है, मतलब अप टू 33 केवी। 33 केवी के बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन 33 केवी के बाद अगर यूज करना है, ठीक, क्योंकि 33 केवी में तो मेरा पूरा ट्रांसमिशन हो नहीं जाता। ट्रांसमिशन करने के लिए आपको 230 केवी, 765 केवी, 1000 केवी यहाँ तक जाना पड़ता है, तो पिन टाइप इंसुलेटर से काम नहीं चल पाएगा। तो अब देखिए, अब हम यूज करते हैं क्या, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है, यहाँ पे अलग अलग डिस्क हैं, बहुत सारी डिस्क यूज की गई है। ठीक, ये एक हर इंसुलेटर एक एक डिस्क का बना होता है, डिस्क टाइप होता है। ठीक, डिस्क को एक सीरीज में क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है या किसी पिन के थ्रू टाइट कर दिया जाता है। ठीक, अब ये डिस्क नीचे जाके कंडक्टर को पकड़ ले रही है ना, ये कंडक्टर इसको क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को दिख रही होगी, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन डैम्पर। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर। ये वाइब्रेशन डैम्पर क्या है कि मान लीजिए जो हवा आ रही है
यहाँ पे ये विंड चल रही है, मान लो ये विंड के चलते ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए इनको यूज किया जाता है। आप जनरली अगर घर के बाहर निकलो आज और चेक करो, अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन घर से जा रही है तो वहां पे आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। और ये जो इंसुलेटर है वो क्या है, सस्पेंशन इंसुलेटर है ना। तो ये जनरली पोर्सिलीन का बना होता है और हर एक इंसुलेटर या हर एक डिस्क का जो कैपेसिटी होता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 डिस्क लगाई गई है, हर एक डिस्क की कैपेसिटी होती है 11 kV। ठीक, तो यहाँ पे 3 डिस्क लगाई गई है मतलब 33 kV। ठीक, अब मान लो तुमको 400 kV का क्या करना है, इंसुलेटर या सॉरी करंट 400 kV का वोल्टेज का आपको कंडक्टर लगाना है या 400 kV का वोल्टेज आपको फ्लो करवाना है। ठीक है, तो 400 kV चाहिए तो आपको कितना इंसुलेटर लगाना होगा, तो आप डिवाइड कर दोगे कितने से, 11 से, तो आपको मिल जाएगा कि कितना इंसुलेटर लगाना पड़ेगा है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैकल टाइप, क्या शैकल टाइप। तो शैकल टाइप में आप देख लो कैसे लगा हुआ है। ठीक, तो ये जनरली एक शैकल टाइप इंसुलेटर ऐसा एक सिलेंडर टाइप होगा। ठीक, और इस सिलेंडर में यहाँ पे कंडक्टर को बाइंड किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बकायदा किसको बोलते हैं, शैकल टाइप। तो ये सारी चीजें आपको बुक्स में नहीं मिल सकती। ठीक, जनरली आपको देखने में, तो इन चीजों को बकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो इन सारे वीडियोस में और समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, तो जनरली आप यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो आपको ये सारी चीजें कभी दिमाग से उतरेंगी नहीं। ठीक, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। ये क्या है, एक बोल्ट के साथ इसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं और देख सकते हो यहाँ पे कैसे ये लगा हुआ है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक, अब देखो स्ट्रेन इंसुलेटर जनरली आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक, ये ऊपर से देखो, ऊपर से ये कंडक्टर आया, यहाँ पे ये कंडक्टर आया, यहाँ पे एक स्ट्रेन इंसुलेटर लगाया गया, फिर ऊपर से कंडक्टर को ले जाके फिर स्ट्रेन इंसुलेटर से बाइंड करके आगे बढ़ा दिया। ये क्या है, मेरी क्रॉस आर्म है और ये ए टाइप पोल है। ठीक, जो वुडन पोल है, ये ए टाइप का वुडन पोल है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब देखो स्ट्रेन इंसुलेटर कहाँ पे यूज करते हैं, तो स्ट्रेन इंसुलेटर जनरली डेड एंड पे यूज करते हैं। डेड एंड का मतलब क्या, कि मान लो कि एक लाइन आ रही है, अब इसको यहां से टर्न लेना है ना, 90 डिग्री टर्न लेना है। ठीक, मान लो लाइन सीधी जा रही है, अब इसको यहां से टर्न लेना है। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, डेड एंड। ठीक, तो जब डेड एंड आता है तो वहां पे यूज किया जाता है क्या, स्ट्रेन इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि जब डेड एंड आएगा तो वहां पे ज्यादा टेंशन प्रोवाइड होगा। तो ज्यादा टेंशन को जनरली सारे इंसुलेटर सह नहीं सकते, तो हम यूज करते हैं क्या, स्ट्रेन इंसुलेटर। तो ये भी जनरली 11 kV के ऊपर यूज होता है। शैकल इंसुलेटर भी जनरली स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह या स्ट्रेन इंसुलेटर की जगह यूज किया जा सकता है, अगर मतलब वोल्टेज का जो कैपेसिटी है वो कम है, 11 kV से कम है तो। ठीक, तो इसमें भी उसी तरह डिस्क लगाई गई हैं, तो हर डिस्क की अपनी अपनी वैल्यू है, 11 kV अप्रॉक्स। अगर ज्यादा होगा तो आपको 11 kV से ज्यादा यूज करना पड़ेगा, है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लिख सकते हो। तो जनरली ये कब होता है, जब लॉन्ग रिवर जो है, लॉन्ग रिवर है, बहुत ज्यादा बड़ी रिवर है, वहां से लाइन पार करानी है। ठीक, तो जनरली वहां पे क्या होता है, टेंशन बढ़ जाता है। टेंशन इन द सेंस कि जो उसका वायर का टेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे हम स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टे इंसुलेटर। तो आप अर्थिंग जब करते हैं हम, ठीक है, अर्थिंग के टाइम वायर को और जो अर्थ रॉड है वो दोनों को बाइंड अप करने के लिए स्ट्रेन इंसुलेटर यूज किया जाता है। आप देख सकते हो कहीं भी पोल पे जाके आप देखोगे तो वहां पे नीचे में एक स्टे इंसुलेटर लगा होगा, है ना। तो स्टे इंसुलेटर में अगर आप डिस्कशन करोगे तो यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे एक दो यहाँ मिलेंगे, दो यहाँ, दोनों को वायर से हम बाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे इसके बाद लेक्चर 2 में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more videos. Thank you so much.